नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज का यह वीडियो क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर सेट 2 का पार्ट 2 है प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 19 तक के सॉल्यूशन को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग पहले पार्ट 1 देख करके आए तो पार्ट 2 उसके बाद देखेंगे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ आप सभी को जानकारी दे देना चाहूंगा प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमिक्स का सेट 1 और सेट 2 अभी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ हिस्ट्री का 2 सेट कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों, और जियोग्राफी का भी 2 सेट कंप्लीट हो चुका है, और हिंदी कोर का भी 2 सेट कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का पूरे 500 सेट, प्रत्येक सब्जेक्ट का पूरे 500 सेटों का सॉल्यूशन आपको एक एक करके प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, तभी सभी को एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। 15 नंबर का आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको वास्तविक प्रवाह के बारे में भी लिखना है और मौद्रिक प्रवाह के बारे में लिखना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र, पहला क्षेत्र मान लेते हैं क्या है, फर्म उत्पादक क्षेत्र है, दूसरा क्या है, परिवार क्षेत्र है जो उपभोग करता है, ठीक ना। इन दोनों के बीच अगर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह हो रहा है, यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक प्रवाह कहेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं का, इसे याद रखिएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह हो रहा है तो वास्तविक प्रवाह कहेंगे। लेकिन अगर इसके बीच क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इसके बीच अगर मुद्रा मतलब क्या हो गया, मनी का प्रवाह हो रहा है, तो आप लोग समझिएगा ये क्या है, मौद्रिक प्रवाह है। तो अभी आपको अच्छा से समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आगे इसका परिभाषा बताएंगे आपको, उसके बाद डायग्राम से समझाएंगे तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले परिभाषा देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रवाह आय के वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय है कि परिवार क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई उत्पादन के कारकों की सेवाओं का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है, तथा उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह परिवार क्षेत्र की ओर होता है, ठीक ना। देखिए, मान लीजिए कि एक सरल अर्थव्यवस्था में क्या, एक यहाँ पे सरल होगा, सरल अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र कौन है, उत्पादक क्षेत्र मतलब कंपनी, फर्म, और दूसरा क्षेत्र कौन है, परिवार क्षेत्र जो उपभोग करता है, ठीक ना। ये दोनों क्षेत्र निम्न प्रकार से परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए किस प्रकार से निर्भर होते हैं। उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति परिवार क्षेत्र को करता है। मतलब कंपनी क्या करती है, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करता है, किसको, परिवार, मतलब समझ लीजिए हम लोगों को करता है। उसके बाद देखिए, परिवार क्षेत्र उत्पादन के कारकों के स्वामियों के रूप में उत्पादन के कारकों या कारक सेवाओं की आपूर्ति उत्पादक क्षेत्र को करता है। और परिवार क्षेत्र क्या करता है, यहाँ पे जो कारक चाहिए उत्पादन के लिए, मतलब भूमि, पूंजी, श्रम जो चाहिए प्यारे बच्चों, वो कौन करता है, परिवार क्षेत्र कंपनियों को उत्पादक क्षेत्र को करता है। उसी को मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया प्यारे बच्चों। देखिए डायग्राम, यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र एक तरह से हम लोगों ने दिखा दिया है, और एक तरह यहाँ पे परिवार क्षेत्र यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र, यानी कि कंपनी को क्या दे रहा है, सेवा, साधन सेवा दे रहा है, मतलब श्रम दे रहा है, भूमि दे रहा है और पूंजी दे रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, उत्पादन करके परिवार क्षेत्र को क्या दे रहा है, वस्तु दे रहा है और सेवाएं दे रहा है। तो डायग्राम देखिए, यहाँ से इसको ये दिया, तो यहाँ से आपको ये क्या दिया, वस्तु एवं सेवा दिया प्यारे बच्चों। तो क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है और इसी प्रकार से डायग्राम बना देना है, इतना छापना नहीं है, मतलब इस तरह से घेर देना, यहाँ पे परिवार क्षेत्र लिख के इसी तरह से एक एरो दे देना, सारा एरो इसी तरह से, फिर इसी तरह से लिख के घेर देना। अच्छा दिखे, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे सजाया है ताकि अच्छा दिखने पर आपको समझ में भी आए, ठीक ना।
तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद नीचे आपको इस प्रकार से लिख देना है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जितना सजा के आप लिखिएगा उतना ही आपको बोर्ड में नंबर मिलने वाला है। देखिए ऊपर दिए गए चित्र से वास्तविक प्रवाह को उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं का के रूप में होने वाले प्रवाह एवं परिवार क्षेत्र से कारक सेवाओं जैसे श्रम, पूंजी, भूमि एवं उद्यम को उत्पादक क्षेत्र की ओर से होने वाले प्रवाह, यहाँ पे क्या होगा, प्रवाह होगा, ठीक ना, प्रवाह के रूप में प्रकट किया गया है। मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या है, परिवार क्षेत्र को वस्तुओं, देखिए परिवार क्षेत्र को यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र की ओर से क्या मिल रहा है, वस्तु एवं सेवा मिल रहा है, और परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र को क्या मिल रहा है, श्रम मिल रहा है, भूमि मिल रहा है और पूंजी मिल रहा है। तो यहाँ पे यही लिख दिए प्यारे बच्चों। अब आते हैं मौद्रिक प्रवाह पर। हाँ, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे देख के डर गए होंगे कि कैसे इतना लिखना पड़ेगा सर। हाँ बेटा, 5 नंबर का है, इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय कारक आप अर्थात लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर उनकी कारक सेवाओं में के मौद्रिक पुरस्कारों, मतलब मुद्रा के रूप में होने वाले प्रवाह से है। पहले भी आपको मैंने बताया कि जहां पे मुद्रा का प्रवाह होता है, यहाँ पे क्या हो रहा था, वस्तु एवं सेवा का प्रवाह हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मुद्रा का प्रवाह होगा। इसे क्या कहेंगे, मौद्रिक प्रवाह कहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना। परिवार क्षेत्र अपनी आय को उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करता है। इस प्रकार से मुद्रा का प्रवाह पारिवारिक व्यय के रूप में परिवार क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर वापस हो जाता है। मतलब यहाँ पे मुद्रा का प्रवाह हो रहा है, एक बार परिवार क्षेत्र से, एक बार उत्पादक क्षेत्र में, ठीक ना। तो इसी प्रवाह को क्या कहेंगे, मौद्रिक प्रवाह कहेंगे प्यारे बच्चों। देखिए चक्रीय प्रवाह मॉडल द्वारा मुद्रा प्रवाहों को प्रकट करते हैं। अपनी कारक सेवाओं के लिए परिवार क्षेत्र कारक भुगतान करता है, अदागाई, लगान। देखिए यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, लगान के रूप में भुगतान करता है परिवार को, ब्याज के रूप में करता है, लाभ और मजदूरी उत्पादक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। अब परिवार क्षेत्र वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए जो व्यय करता है, यहाँ पे क्या होगा, व्यय करता है, वह उत्पादक क्षेत्र को प्राप्त होता है। मतलब जो हम लोग खरीदते हैं प्यारे बच्चों, मुद्रा देते हैं, वो क्या किसको प्राप्त होता है, कंपनी को ही प्राप्त होता है। वहीं पे अपना दैनिक जीवन से आप जितना जोड़ के लिखेंगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना ही नंबर आपको मिलेगा। किताबी भाषा में आपको नहीं लिखना है, आपको दैनिक जीवन से जोड़ के लिखना है। वही यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना दिया है। देखिए यहाँ पे मौद्रिक प्रवाह में क्या है, यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा चित्र मौद्रिक प्रवाह, ठीक ना, चित्र मौद्रिक प्रवाह यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, और उस चित्र के नीचे आप लोग क्या लिख दीजिएगा, चित्र वास्तविक प्रवाह, ठीक ना। देखिए यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र है और परिवार क्षेत्र है, ठीक ना। परिवार क्षेत्र क्या कर रहा है, यहाँ पे परिवार क्षेत्र क्या दे रहा है आपको, यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र को क्या दे रहा है, वस्तु एवं सेवाओं पर उपभोग वही दे रहा है, ठीक ना। जितना मतलब वो उपभोग कर रहा है उत्पादक क्षेत्र से, जितना भी हम लोग सामान ले रहे हैं उस पर जितना उसका दाम होता है वो आपको यहाँ पे मुद्रा के रूप में दे रहा है। और उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे मुद्रा के रूप में क्या दे रहा है, साधन सेवाओं का भुगतान, मतलब जो हम लोग पूंजी लिए प्यारे बच्चों उससे उसका ब्याज दे रहे हैं, भूमि का लगान दे रहे हैं, ठीक ना, श्रम की मजदूरी दे रहे हैं। ये कौन देता है, कंपनी देता है मुद्रा के रूप में परिवार क्षेत्र को, ठीक ना। दोनों एक ही है, वहां पे मुद्रा का प्रवाह हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा था, वस्तु एवं सेवाओं का प्रवाह हो रहा था। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों 16 नंबर का, ठीक ना। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ा को, यहाँ पे आपका आंकड़ा दिया हुआ है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया हुआ है, आय की विधि दिया हुआ है, ठीक ना। तो आय विधि से आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, साधन लागत पर जीडीपी ज्ञात करना, यानी कि जीडीपी का कितना फैक्टर कॉस्ट पर आपको यहाँ पे ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर फॉर्मूला क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ प्लस स्वरोजगार से मिश्रित आय प्लस सहायता माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना कुछ दिया हुआ है सारा का यहाँ पे वैल्यू आंकड़ा में दिया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, कर्मचारियों का पारिश्रमिक 13,300 है, ब्याज आपका 1,500 है, 1,000 आपका लगान है, लाभ आपका 1,500 है। तो सारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आपको पुट कर देना है। देखिए कर्मचारियों का पारिश्रमिक 13,300, 1,500 आपका लाभ हो गया प्यारे बच्चों, ठीक ना, ब्याज हो गया, लगान आपका 1,000, इसी तरह से आप पुट कर दीजिएगा। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 33,700, और 800 यहाँ पे क्या है अप्रत्यक्ष कर प्यारे बच्चों। तो उसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ जाएगा 32,900 आ जाएगा प्यारे बच्चों। आंसर आपका कितना आ जाएगा 32,900 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, आप 5 नंबर उठा सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा भी समझेंगे, तो 5 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं। और 5 नंबर आपको उसमें देखिए न्यूमेरिकल में आसानी से उठा ले रहे हैं, और जो लिखने वाला आपका 5 नंबर क्वेश्चन आंसर है प्यारे बच्चों, उसमें आपको कितना लग रहा है 3 पन्ना लिखिए, 1.5 पन्ना, 2 पन्ना लिखिए, तब आपको 5 नंबर मिल रहा है। तो बहुत ही आसान है ये ला, ठीक ना। तो इस पे भी आप लोग थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें।
मतलब मुद्रा के क्या क्या कार्य है इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए मुद्रा के कार्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो पहला भाग क्या है प्यारे बच्चों, प्राथमिक कार्य, उसके बाद गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य में क्या क्या उपयोग किया जाता है मुद्रा का, ठीक ना, क्या कार्य है, गौण कार्य में मुद्रा का क्या कार्य है, आकस्मिक कार्य में मुद्रा का क्या कार्य है, सारा कुछ आपको बताएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, प्राथमिक कार्य, इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 कार्यों को शामिल किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर कौन से कार्य हैं, पहला है आपका विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करता है। वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है, इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए प्यारे बच्चों, पहला कार्य क्या है प्राथमिक कार्य में, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन का कार्य, ठीक ना, तो मुद्रा से लेन देन करते हैं, पहला कार्य हो गया। फिर दूसरा इसका क्या कार्य है, प्राथमिक कार्य के अंतर्गत समय, इस समय यहाँ पे क्या होगा, समयनी मूल्य मापक। क्या होगा, समयनी, यहाँ पे समय लिख दिया गया है तो समयनी मूल्य मापक होगा। देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य में समयनी मूल्य मापक का कार्य करता है। मुद्रा समयनी मूल्य मापक का कार्य करता है। वर्तमान समय में किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए इसका कितना दाम है, 50 रुपया, इसका कितना दाम है, कॉपी का 50 रुपया, कलम का 10 रुपया, इसी प्रकार से सभी चीज का, चाहे कुछ भी हो जाए, मोबाइल 10,000, व्यक्त करते हैं किसके रूप में, मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक ना। तो देखिए जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में के समय बड़ा कठिन होता है, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में काफी कठिनाइयां होती थी। इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली की दोस्त में भी आप लोगों को मैंने पिछला सेट में बताया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए गौण कार्य, अब दूसरा कार्य क्या है, गौण कार्य। गौण कार्य के अंतर्गत 3 कार्य को शामिल किया जाता है। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से कार्य शामिल किए जाते हैं। देखिए विलंबित भुगतान का मान, इसका मतलब हुआ मुद्रा के माध्यम से ऋण का लेन देन। विलंब नहीं करते, विलंब से भुगतान करेंगे, उधार, समझ लिए, उधार का भुगतान किससे करते हैं, मुद्रा से करते हैं। तो ये गौण कार्य मतलब छिपा हुआ कार्य हो गया, ठीक ना, समझ गए। इससे काफी आसान हो गया है क्योंकि मुद्रा के माध्यम से ऋण का लेन देन करने पर किसी तरह की कोई कठिनाइयां नहीं होती है। ब्याज इतना लेंगे इतना लेंगे, क्या वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव है क्या, एगो बकरी आपका ले गए हम किन के, चेक मान के चले 10 किलो चावल ले गए, तो क्या कहेंगे 10 किलो चावल में आधा किलो दाल प्रत्येक महीना ब्याज लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता था, बहुत ही कठिनाई होती थी, समझे ना। और मुद्रा के माध्यम से देखिए इसका गौण कार्य में हम लोग कितना आसानी से कर पा रहे हैं मुद्रा के माध्यम से, समझ गए होंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, संपत्ति का संचय। देखिए मुद्रा के माध्यम से संपत्ति का संचय करना काफी आसान हो गया है क्योंकि इससे सड़ने या खराब होने जैसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। पहले क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली में संपत्ति का संचय आसानी से कर पाते, क्या मान के चलते हैं आपके पास किसी को आप दिए, क्या दिए, चावल दिए, तो दाल का कितना संचय करेंगे, कोई भी वस्तु का कितना संचय करेंगे, और उस वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी काफी कठिनाई होती थी। तो मुद्रा का यह कार्य हो गया कि संपत्ति का संचय हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं, जैसे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, ठीक ना। जैसे क्या होती थी, वस्तु में क्या होती थी, वस्तु का सड़ जाता, गल जाता, ये वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न होती थी, लेकिन यहाँ पे मुद्रा आ जाने से मुद्रा का कार्य ये है बहुत ही आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब मुद्रा के माध्यम से हम लोग संपत्ति का हस्तांतरण करना काफी आसान हो गया है क्योंकि संपत्ति को मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई बेल था प्यारे बच्चों, तो कि 10 बेल है, तो 10 बेल को हम लोग कैसे ले जाएंगे, उसको मुद्रा के रूप में व्यक्त कर देंगे, बेच देंगे उस बेल को, और मुद्रा को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर के पैसा को ले जा सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य क्या होता है आप लोग देखिएगा, इसके अंतर्गत निम्न कार्यों को शामिल किया जाता है। पहला क्या है, साख का आधार यानी कि ऋण का आधार। देखिए वर्तमान समय में बहुत ही अधिक मात्रा में चेक एवं ड्राफ्ट का प्रचलन है जिसे मुद्रा के अभाव में जारी नहीं किया जा सकता, पहला कार्य हो गया। दूसरा क्या है, संपत्ति की तरलता। दिन प्रतिदिन आवश्यकता को पूरा करने के लिए संपत्ति को नगद के रूप में रखना आवश्यक है जो मुद्रा के अभाव में जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये दूसरा कार्य हो गया। और तीसरा कार्य क्या है आकस्मिक कार्य में, शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी करता है। अधिक किसी, यहाँ पे क्या होगा, अधिक, ठीक ना, अधिक किसी कारणवश मुद्रा का मूल्य समाप्त कर दिया जाता है तो जिसके पास जितनी मुद्रा है उतना ही मूल्य का वस्तु उपलब्ध कराई जाती है। जैसे आप लोगों ने समझा होगा जो 500 और 1000 का नोट था प्यारे बच्चों, उसका क्या किया गया था, मूल्य समाप्त कर दिया गया था, ये नोट अब नहीं चलेगा, ठीक ना। तो क्या क्या सरकार ने उसके बदले दूसरा नोट दिया कि नहीं, उसी मूल्य का दूसरा नोट दिया कि नहीं। अगर मान के चलते हैं 500 का 4 नोट था तो उसका कितना दाम हो गया, 2000, तो 2000 का एक नोट उन्होंने सरकार ने दिया कि नहीं दिया। तो मुद्रा से ये आपकी शोधन क्षमता की गारंटी आपको देता है। एक कार्य हो गया आकस्मिक कार्य में, ठीक ना। तो 3 भागों में करते हैं, प्राथमिक कार्य, दूसरा हो गया गौण कार्य। गौण कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है आपको मैंने बता दिया। फिर आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है वो आपको मैंने बता दिया। तो ये इतना आप लिखिएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है एग्जाम में, ठीक ना। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है,
व्यवसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब व्यवसायिक बैंक जो हम लोग लेन देन करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे झारखंड ग्रामीण बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक, और केंद्रीय बैंक हमारा प्रत्येक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है जो क्या करता है, नोटों का निर्गमन करता है, मतलब नोट को जारी करता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो एक ही केंद्रीय बैंक कौन है, आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम बताएं, तो क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। चल नहीं, हाँ 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, ठीक है ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि व्यवसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या अंतर है सर। तो देखिए प्यारे बच्चों, केंद्रीय बैंक और व्यवसायिक बैंक दोनों की देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दोनों का उद्देश्य और कार्य अलग अलग होता है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जनता तक पैसा पहुंचाना, ठीक ना। उसका उद्देश्य क्या है कि उसको वो बैंक पर नजर रखता है और ये जनता पर नजर रखता है, एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक ना। ये जनता से लेन देन करता है और सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई, वो बैंकों से लेन देन करता है, दोनों का कार्य अलग अलग हो गया। तो देखिए केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से अच्छा से आपका टाइपिंग नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इसी को उठा के रख दिया, ठीक ना। देखिए यह देश का शीर्ष बैंक है, यानी कि सबसे बड़ा बैंक है। और देखिए व्यावसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के अधीन कार्य करता है। मतलब जितना भी बैंक आपका देख रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही सारा कार्य करता है, जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, सारा बैंक जितना भी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारा आपका केंद्रीय बैंक के ही अधीन कार्य करता है। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करता है प्यारे बच्चों, कि रेपो रेट कितना होना चाहिए और भी सारा नीति जितना होता है सभी ये निर्धारित करता है। जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित मौद्रिक नीतियों का अनुपालन करते हैं प्यारे बच्चों, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये नियम कानून होना चाहिए। इसका अनुपालन कौन करता है, मतलब नियम बनाता है आरबीआई, मतलब केंद्रीय बैंक, और ये क्या करता है, व्यावसायिक बैंक इसका पालन करता है, ठीक ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, देश में नोट निर्गमन का अधिकार सिर्फ केंद्रीय बैंक के पास है, यानी कि नोट छापने, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है, केंद्रीय बैंक का पास सिर्फ है प्यारे बच्चों। उसके बाद व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोटों का परिचालन व प्रवाह करता है। मतलब जो वो नोट जारी करता है वो किसके पास आता है, व्यापारिक बैंक के पास आता है, और उस नोट को जनता तक, यानी कि प्रवाह, बाजार में उतारने का काम कौन करता है, व्यावसायिक बैंक करता है। तीसरा अंतर हो गया। फिर उसके बाद चौथा अंतर है, केंद्रीय बैंक में जन सामान्य खाता नहीं खोला जा सकता है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हम लोग एक जन सामान्य व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, हम और आप कोई भी खाता वहां नहीं खुला सकते हैं, वहां पर सिर्फ बैंकों का खाता होता है। हम लोग कहां पे, व्यावसायिक बैंकों में खाता खुला सकते हैं। वही चौथा पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इस तरह से मैंने लिख दिया है, 5-6 पॉइंट मैंने लिख दिया, ठीक ना। इसमें 4 ही पॉइंट था, तो 6 पॉइंट मैंने लिख दिया। आपको 6 पॉइंट एग्जाम में लिखिएगा तभी 5 नंबर मिलने वाला है। अगर 3 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, इतना लिखिएगा चल जाएगा, ठीक ना। तो चौथा पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, केंद्रीय बैंक की संख्या देश में एक होती है। मतलब एक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए केंद्रीय बैंक की तरफ, और उसके बाद लिखिएगा व्यावसायिक बैंकों की ओर, व्यापारिक बैंकों की संख्या मतलब बहुत ही भिन्न होती है, मतलब बहुत ही अधिक होती है, ठीक ना, काफी होती है। क्लियर है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद छठा पॉइंट आपको लिखना है, केंद्रीय बैंक की ओर, केंद्रीय बैंक का सामान्यतः जनता के साथ संबंध नहीं होता है। मतलब हम लोग लेन देन नहीं करते। वही पॉइंट यहाँ पे फिर से आप लोग लिख दीजिएगा, छठा पॉइंट। उसके बाद ये क्या, यहाँ पे वेबसाइट लिखा गया, ठीक ना। यहाँ पे व्यावसायिक बैंकों का, व्यावसायिक बैंक का जनता के साथ सीधा संबंध होता है, जबकि केंद्रीय बैंक का बैंकों के साथ संबंध होता है। व्यावसायिक बैंक का जनता के साथ संबंध होता है। तो ये 6 अंतर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 19 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, उपभोग की सीमांत परिवर्ती, मतलब एमपीसी में परिवर्तन का समग्र मांग, जो एमपीसी में अधिक कम हुआ आदि अधिक हुआ, तो समग्र मांग में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना है, रेखा चित्र के माध्यम से इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले आप लोग समझिए कि समग्र मांग बराबर क्या होता है। समग्र मांग को ही आई कहते हैं एक तरह से, ठीक ना। तो इसका बराबर क्या होता है, सी प्लस आई। देखिए सी क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, उपभोग है, और आई क्या है, विनियोग है प्यारे बच्चों। और देखिए आपका क्या हो जाता है, उपभोग बराबर ए प्लस बी वाई, और यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी आपका एमपीसी है। क्या है, एमपीसी है, ठीक ना। तो देखिए उत्पादन संतुलन कब होता है, जब 1/1 माइनस एमपीसी इंटू आई होता है। मतलब ये उत्पादन की संतुलन का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। बी क्या है, एमपीसी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ग्राफ बनता है किसका, एमपीसी का, जब कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सामान्य अवस्था में
होता है प्यारे बच्चों। पहले आपको दिखा लेना है कि जब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, सामान्य अवस्था में होता है, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। देखिए पहले हम लोगों ने ले लिया कि एमपीसी बराबर जब 0.5 था तब क्या था, समग्र मांग यहाँ पे कैसा था। सो देखिए देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उपभोग को इसमें रखा है एक्स अक्ष में, यहाँ पे थोड़ा हाँ उपभोग को मैंने एक्स अक्ष में रखा है और आई को वाई अक्ष में रखा है। ये आपका सी प्लस आई का है, ये प्लस आपका सी प्लस आई बराबर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने क्या माना था, समग्र मांग का रेखा है। और देखिए यहाँ पे जब ये ग्राफ C इक्वल टू क्या है ए प्लस बी वाई, बी यहाँ पे मतलब जो C है आपका प्यारे बच्चों, C मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, देखिए यहाँ पे आप लोगों ने उपभोग मतलब उपभोग किस पर निर्भर करता है, आय पर भी निर्भर, एमपीसी पर भी और आय पर भी निर्भर करता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको ग्राफ बना देना है। तो देखिए यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी में परिवर्तन, देखिए आप परिवर्तन को हम लोग दिखाएंगे। तो केस 1 में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक ना, मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे और दोनों को ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे, ठीक ना, क्योंकि रेखा चित्र के माध्यम से बोल रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों एक पहला केस हम लोग मान लेते हैं जिसमें क्या करते हैं, एमपीसी को बढ़ा देते हैं, ठीक ना, एमपीसी को बढ़ा देते हैं। देखिए एमपीसी बढ़ने से गुणक का मूल्य बढ़ जाता है और निवेश का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, ठीक ना। जिससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे गुणक एमपीसी बढ़ने से क्या होगा, गुणक बढ़ जाएगा और मूल्य बढ़ जाएगा। पहले आप तो सोचिएगा सर गुणक क्या है, तो बेटा अच्छा से चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो गुणक क्या समझ में आएगा। लेकिन देखिए गुणक क्या है मैंने बता देता हूँ, उसका डिफिनेशन एक बार पढ़ देता हूँ। गुणक बतलाती है कि क्या बतलाता है प्यारे बच्चों, कि लोगों की आय बढ़ने से, आप लोग समझिएगा सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक ना, लोगों की आय बढ़ाने के लिए विनियोग में वृद्धि की जाती है। विनियोग मतलब निवेश में वृद्धि की जाती है। तो जिस अनुपात में विनियोग में वृद्धि की जाती है, मतलब निवेश में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे अधिक अनुपात में आय में वृद्धि होती है। मान के चलते हैं कि निवेश आपका 10 रुपया कर रहे थे, ठीक ना, 10 रुपया का निवेश कर रहे थे, वहां पे आप 15 रुपये का निवेश कर दिए प्यारे बच्चों, विनियोग कर दिए, तो आपका 10 से जो 5 बढ़ा, 5 में जो 5 रुपया क्या बढ़ा, 5 रुपया आपका बढ़ा प्यारे बच्चों, तो उससे ज्यादा आपका क्या होगा, आय में वृद्धि होगी, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं, इसी को विनियोग गुणक कहते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा से समझ में नहीं आया है प्यारे बच्चों तो आप लोग चैप्टर को एक बार पढ़िए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्योंकि उतना अगर हम डिफाइन करने लगे, अच्छा से बताने लगे, मतलब पूरा गुणक अभी पहला विनियोग गुणक बताएंगे तो बच्चा तो वो विनियोग गुणक के द्वारा क्या परिवर्तन होता है ये सब बताएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एमपीसी बढ़ने से गुणक का मूल्य बढ़ जाता है, यानी कि सीमांत उपभोग परिवर्ती बढ़ने से गुणक का मूल्य बढ़ जाता है और निवेश पर भी कई गुना बढ़ जाता है। अभी मैंने बताया क्या होता है, आप निवेश जितना आप निवेश करिएगा उससे अधिक आपका आय बढ़ेगा, ठीक ना। तो यही यहाँ पे, और आय बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, मतलब आप कमाइएगा ज्यादा तो आपका मांग भी बढ़ेगा, इससे समग्र मांग भी बढ़ेगा प्यारे बच्चों, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही मैंने ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे दर्शा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। पहले क्या था, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले क्या था, वो पहले था ओ वाई था, क्या था, ओ वाई था, जो समग्र मांग एमपीसी बढ़ने से क्या हो गया, ओ वाई डैश हो गया, ये यहाँ पे देख सकते हैं बढ़ रहा है, और पहले से वही ग्राफ था, मैंने वही दिखा दिया है। तो यहाँ पे एमपीसी क्या था, पहले 0.5 था, वो बढ़ा करके हम लोगों ने 0.6 कर दिया, 0.6 कर दिया, तो पहले ओ वाई था, ओ वाई डैश हो गया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना, दर्शा देना इसी तरह से आपको ग्राफ। उसके बाद देखिए अब केस हम लोग 2 में चलेंगे। क्या हुआ, परिवर्तन में मतलब वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो पहले हम लोगों ने बढ़ाया, अब घटा के दिखाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब एमपीसी घटती है, ठीक ना, एमपीसी घटने से गुणक का मूल्य भी घट जाता है, जिससे निवेश पर कई गुना घट जाता है। मतलब जिस प्रकार से गुणक घटेगा निवेश भी घटेगा, और निवेश घटेगा तो आय घटेगा, आय घटेगा तो समग्र मांग भी घटेगा, ठीक ना। आप लोग इस तरह से संबंध देखिए, एमपीसी घटेगा तो क्या घटेगा, गुणक भी घटेगा, एमपीसी घटेगा गुणक भी घटेगा, और गुणक घटेगा तो निवेश भी घटेगा, निवेश भी घटेगा, और निवेश घटेगा तो क्या होगा, राष्ट्रीय यानी कि आय भी घटेगा, आय भी घटेगा, और आय घटेगा तो मांग कम मतलब कमा कम रहे तो मांग भी कम होगा, वही यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए पहले हम लोगों ने 0 पॉइंट था, सामान्य अवस्था में कितना था, 0.5 था, बी इक्वल टू प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0.4 कर देंगे, पहले बढ़ाएं अब घटाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले देखिए जब 0.5 था तो ओ आई डैश था, और ये 0.4 कर दिए तो घट करके क्या हो गया, ओ वाई हो गया प्यारे बच्चों। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेम टू सेम वही ग्राफ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हुआ तो ये लेंदी है थोड़ा प्यारे बच्चों, आप लोग चैप्टर पढ़िए, चैप्टर पढ़ने से और ज्यादा से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से आपका सॉल्यूशन होगा। और अभी कुछ देर बाद सेट 3 अपलोड होगा इकोनॉमिक्स का, ठीक ना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से पूरे 5 सेट आपका पूरा करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक।